हाईकोर्ट ने विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए अब टाल दी है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई 14 जनवरी को अब फिर से होगी और यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा स्पीकर की याचिका खारिज हो चुकी है। बाबूलाल मरांडी ने दायर की याचिका, राज्य की यह तस्वीर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथाशीघ्र हाईकोर्ट इस केस को सुन ले, क्योंकि केस फाइनल डिस्पोजल पर रखा हुआ है। खैर जो भी हो, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि तो फिर ये जो आदेश है स्पीकर का नोटिस इशू करने का, उसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो हुआ कि साहब, जब चैलेंज कर दिया गया है उस रूल को जिसमें स्वतः संज्ञान के प्रावधान को असंवैधानिक डिक्लेयर करने की प्रार्थना की गई है, प्रसाद की अदालत में सुनवाई। संवाददाता अभिनव फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अभिनव, अब 14 जनवरी को मामले पर सुनवाई होगी और क्या लग रहा है कि अभी भी कुछ इसमें अभी संभव है कुछ? अभिनव, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी अभिनव, बताइए। अभिनव, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हाई कोर्ट ने विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दी। फिलहाल इस मामले की सुनवाई अब 14 जनवरी को होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा स्पीकर की याचिका भी खारिज हो चुकी है, लेकिन अब हाई कोर्ट में सुनवाई, और अब यह सुनवाई अब 14 जनवरी तक के लिए अब टली है। दल बदल से जुड़े मामले में बाबूलाल मरांडी ने याचिका दायर की है। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को शपथ पत्र दाखिल कर आदेश देकर सुनवाई की निर्धारित की गई। इस मामले पर कपिल सिब्बल ने पक्ष अपना रखा है और निर्धारित की गई है, और इस मामले में कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि स्पीकर को नोटिस जारी करने का अधिकार है, ऐसा विधानसभा ने पारित किया है। आज दल बदल मामले में विधानसभा के द्वारा जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था, उस पर जवाब दाखिल करने के लिए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने बाबूलाल मरांडी को जवाब देने की, इसका प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई कल की जाएगी। आज आंशिक सुनवाई हुई। तो दल बदल से जुड़े मामले में बाबूलाल मरांडी ने याचिका दायर की है 14 जनवरी वो दिन जब सुनवाई, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को शपथ पत्र दाखिल कर आदेश देकर सुनवाई की निर्धारित भी की गई है। शुभम कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शुभम, अब 14 जनवरी को सुनवाई बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पर, बताइए शुभम पूरी जानकारी। देखिए सागर, ये जो मामला है जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से धक्का भाजपा के विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी को लगी है, जिसकी सुनवाई कल निर्धारित की गई है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया है कि हाईकोर्ट के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और पूरा हवाला देते हुए हाईकोर्ट पे पूरा को दे दिया गया है। जी चलिए, लेकिन शुभम, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा स्पीकर की याचिका खारिज हो चुकी है और हाई कोर्ट में अब इसकी सुनवाई होनी है, लेकिन तारीख टलती जा रही है, क्या ये पूरी तरह से संभव माना जा रहा है कल के दिन इस पर सुनवाई अब होगी?
देखिए, ये तो न्यायालय का मामला है सागर, इसमें न्यायालय ही निर्धारित करती है निर्णय, उस पर हमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दल मामले की सुनवाई अब जल्द से जल्द हाईकोर्ट को निपटानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही इंतजार हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, अब जो पर होगा हाईकोर्ट के जितने भी आला कमान के अधिकारी हैं वो इस चीज का निर्णय निर्धारित करेंगे। और ये कह सकते हैं कि कल उम्मीद जताई जा रही है कि कल इसका निर्णय हो सकता है दल बदल मामले का सागर। लेकिन क्या किसी नेता की कुछ प्रतिक्रिया भी आई इस मामले पर? देखिए, अभी प्रतिक्रिया की बात करें तो अभी किसी ने कोई प्रतिक्रिया इस पर खास तौर पे नहीं दिया है, क्योंकि जिस तरीका से अभी पूरे झारखंड में अगर राजनीतिक हलचल की बात करें तो वो दूसरे मुद्दों पर है। लेकिन दल बदल मामला भी कहीं ना कहीं झारखंड के राजनीतिक महकमे में एक महत्वपूर्ण रोल रखता है, और जिसकी सुनवाई अब कल सामने आएगी और कल ही देखा जाएगा कि किसके पक्ष में ये सुनवाई होती है सागर जी। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। रुपेश सिंह हत्याकांड मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि घटना बहुत ही पीड़ा देने वाली है। सीएम खुद इस पूरे मामले पर गंभीर है। इस मामले को लेकर अधिकारियों को भी निर्देश अब दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से पूरे प्रदेश को कटघरे में खड़ा किया इस घटना ने। रुपेश जी की हत्या काफ़ी दुखद है और हम सब व्यक्तिगत तौर पर भी और सरकार के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काफ़ी मर्माहत हैं और हमारी सरकार इन चीज़ों को कहीं बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन घटना तो हो गई है और हमारे मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं। उन्होंने भी आवश्यक निर्देश पुलिस के पदाधिकारियों को दिया है और जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी हो, उसके लिए हमारा जो पुलिस मुख्यालय है यह प्रयास कर रहा है। सीएम का बयान भी अब सामने आया। अनुप्रकाश फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनुप्रकाश, जिस तरह से एक हाई प्रोफाइल मर्डर और इस पर अब तमाम नेता खुलकर अपनी राय रख रहे हैं, हालांकि सत्ता पक्ष के लोग परहेज भी कर रहे हैं। शुभम, अनुप्रकाश जी 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 आपको बता दूं कि आज उप मुख्यमंत्री से हम लोग मीडिया से रूबरू होते हुए बोले, साफ बताते हुए ये बोले कि ये तो जो मर्डर है ये बहुत ही दुखद है, लेकिन जो भी है उन्होंने उप मुख्यमंत्री ने तारकिशोर प्रसाद जी ने सभी आला अधिकारी और पुलिस विभाग में बहुत ही कड़ाई करते हुए उन्होंने आदेश जारी दे दिया है कि इसे जल्द से जल्द इस गुत्थी को सुलझाया जाए और जल्द से जल्द जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व उनको पकड़ा जाए। जी, लेकिन अनुप्रकाश, जिस तरह से बयान अब निकल कर सामने आ रहे हैं, प्रदेश की सत्ता पर लगातार देखिए विपक्ष अब सवाल अब खड़े कर रहा है। तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, उन्होंने ये तक कह दिया कि सीएम साहब इस्तीफा भी दे दें। जी, उस पे तो इस बयान पे उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उनको उनकी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है और ये जो घटना घटी है इसमें एसआईटी भी अब गठित करवा दिया गया है और जल्द से जल्द कॉल डिटेल निकाला जा रहा है, एयरपोर्ट पे पता लगाया जा रहा है, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, सब चीज को लेकर इस पे कार्रवाई बहुत जोरों से किया जा रहा है और उसके बाद जो भी हो जल्द से जल्द इसको निष्पक्षता से जांच की आदेश दिया गया हुआ है। जी, चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का ये कहना कि सीएम खुद इस पूरे मामले पर गंभीर हैं और अधिकारियों को निर्देश भी अब दिए गए, 48 घंटे का अल्टीमेटम अब दिया गया है। बेगूसराय में शिक्षा मंत्री को शिक्षकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान नियोजन शिक्षकों ने मंत्री को काला झंडा दिखाकर प्रदर्शन जताया। दरअसल शिक्षा मंत्री गणेश दत्त जयंती और जीडी कॉलेज का स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। देखिए किस तरह से लोगों ने काले झंडे दिखाए। बेगूसराय जिला में विगत कई वर्षों से दिनकर विश्वविद्यालय का मांग किया जा रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और संयोग आज बिहार के शिक्षा मंत्री जी जीडी कॉलेज पधारे हुए हैं और अपने मुंह से घोषणा अभी तक नहीं की है। और पूरे बिहार में जो मिडिल स्कूल था उसको हाई स्कूल का मान्यता दे दिया गया, जो कि दो साल पूर्व ही। और
जो हाई स्कूल था उसको 10+2 कर दिया गया। तो शिक्षा मंत्री को विरोध का सामना करना पड़ा। शिक्षकों ने जिस तरह से विरोध वहां पर जताया, काली झंडी दिखाए और वहां पर नारेबाजी भी की गई। बेगूसराय में शिक्षा मंत्री को शिक्षकों ने जिस तरह से आज के दिन काली झंडी दिखाया, प्रदर्शन के दौरान नियोजन शिक्षकों ने वहां पर प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री गणेश दत्त जयंती और जेडी कॉलेज के स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री का शिक्षकों ने घेराव किया, विरोध किया और देखिए किस तरह से वहां पर अलग ही सुरक्षा कर्मी भी दिखाई दिए। लेकिन प्रदर्शन तो प्रदर्शन है। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे ये शिक्षक आज के दिन जैसे ही पहुंचे वहां पर शिक्षा मंत्री तुरंत इन्होंने काली झंडी दिखाए और विरोध भी जताया। राज्य में स्वास्थ्य कर्मी वन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना के रोकथाम के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन अब रांची पहुंचा दी है। वह इस वैक्सीन की पहली खेप में 16,620 डोज वैक्सीन आई और वैक्सीन को नामकुम के NRHM में स्टोर किया गया है और पहले चरण में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन अब दी जाएगी। रांची में वन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कोरोना के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन अब रांची पहुंचाई और इस वैक्सीन की पहली खेप में 16,620 डोज वैक्सीन आई। वैक्सीन को नामकुम के NRHM में स्टोर किया गया। पहले चरण में फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। जो हमारे ICMR के गाइडलाइन आए, जो भारत सरकार का गाइडलाइन आया, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने चार सेगमेंट में बांटा है। पहला स्वास्थ्यकर्मी है, दूसरा जो है कोरोना योद्धा, जो जिन लोगों ने पुलिस के लोग हैं, होमगार्ड के लोग हैं, जो सीधी लड़ाई में शामिल रहे हैं। तीसरा फिर वो लोग हैं जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको हम लोग सारे जितने हमारे CS वगैरह हैं उन लोगों को दायित्व दिया गया है। वो करीब 70,000 से कुछ ज़्यादा लोग हैं। Provide my blood for you. संवाददाता आशीष कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। आशीष, देखिए वैक्सीन अब पहुंच चुकी है, खुशियों की रांची में भी, और अब कैसे लोगों तक पहुंचेगी वैक्सीन, कहां पर इसे सेफ रखा जाए उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। आशीष जी, जैसा मैं बता दूं कि राज्य में वैक्सीन आ चुका है और ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि राज्य में पहली वैक्सीन की डोज आ चुकी है, जिसमें 4 स्तर पे बांटा गया है। जैसे मैं आपको बता दूं 4 स्तर पे बांटा गया, जिसमें पहले स्तर पे वो लोगों को किया जा रहा है जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि नर्स हो गए, मेडिकल स्टाफ हो गए, डॉक्टर हो गए, उनको पहले स्तर पे डोज दिलाएगा। सेकंड पे जो आपके हमारे फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स थे, जिनमें आपके पुलिस आ गए, प्रशासन में जो आगे आपके होम गार्ड्स आ गए, उनको दिलाएगा। तीसरे में इनको दिला रहा है जो 50 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको तीसरे राउंड में वैक्सीन का डोज मिलेगा। एंड चौथे में जो आम जनता है उनको मिलेगी। जी। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन की पहली खेप पहुंची है, ये तो निर्धारित किया गया कि पहले किसको वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन जो लगातार ट्रायल का दौर चल रहा था, क्या वो दौर अब समाप्त हो चुका है? जो ड्राई रन का दौर हम देख रहे थे आशीष। जी बिल्कुल, जो ड्राई रन का दौर था और जो आपका ट्रायल चल रहा था, एक डेमो चलाया जा रहा था कि कल को कोई पेशेंट ऐसा है जो वैक्सीन ना लेना पड़े, जो बोलता है, जो ऐसा बोले कि हमें वैक्सीन नहीं लेना है, जिनके दिमाग में कुछ शंका हो वैक्सीन को लेके, तो उनको कैसे हैंडल करना है, इन सब चीज के एक बार ट्रायल हो चुका है, ड्राई रन चल चुका है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद। पटना में इंडिगो मैनेजर हत्याकांड मामले में सचिवालय DSP राजेश प्रभाकर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां लगे CCTV कैमरे की उन्होंने छानबीन की और इंडिगो के कर्मियों के साथ बातचीत भी की है। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सचिवालय DSP ने बताया कि पुलिस को कुछ अहम सुराग इस मामले में मिले हैं और जल्द ही मामले का खुलासा भी किया जाएगा।
से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो शेयर नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन हम लोग कुछ क्लू मिला है, हम लोग उस पर काम सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मिला है, कर रहे हैं काम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बातें हैं जो हम उस पर काम निश्चित रूप से कुछ है हम लोग के पास क्लू, आगे हम लोग काम कर। क्या पटना एयरपोर्ट पर जांच के लिए अभी पहुंचे हैं आप? अब छानबीन कई जगह हो रही है, हमारी टीम कई जगह काम कर रही है, तो उसी में हम लोग गहराई से सारी बिंदुओं पर देख रहे हैं। डीएसपी राजेश प्रभाकर जो एयरपोर्ट पहुंचे और कई अहम सुराग हाथ लगे, इसका भी इन्होंने जिक्र किया है। धनबाद में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया। महंगाई चरम पर है, जिसकी वजह से लोगों का कहना है कि देश में मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, जिसे आम लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। हर सामान की कीमत आसमान पर है, चाहे सरसों का तेल हो या फिर डीजल या पेट्रोल। पूरे देश में लोग ये बोलने लगे हैं, जो पुराना एक गाना था कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, तो जो हम पहले का नहीं बोल रहे हैं, जो 2014 में जो मूल्य था सामानों का, आज वही कर दे तो हम लोग समझेंगे कि सस्ती आ गई। यही है कांग्रेस। जा सब कोई भाग जाएगा। अरे हम लोग को मत चलाना, अमित सिन्हा धनबाद से फोन लाइन पर ब्यूरो चीफ। अमित, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की, वजह यही कि महंगाई आसमान पर है इस समय और लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अमित, अगर बिल्कुल सही कहा कि लगातार कीमतें बढ़ती जा रही है। ये हाल के दिनों में अगर पिछले 6 सालों का आंकड़ा देखें तो 6 साल में हर चीज का जो कीमत है वो बेतहाशा बढ़ा है। वो खाने का तेल हो, राशन हो या फिर पेट्रोल डीजल हो, हर चीज में कीमतें जो है बढ़ी है। तो कांग्रेस को एक मुद्दा मिला है और कांग्रेस चाह रही है कि जब 2014 के इलेक्शन के दरमियान बीजेपी ने एक नारा लगाया था कि ये सरकार निकम्मी है, कीमतें बढ़ रही है, इस सरकार को हटाना है, तो उसी ढंग का कुछ नारा अब कांग्रेसियों ने भी दिया है कि ये सरकार निकम्मी है। और 2014 के दरमियान जो कीमतें थी, अगर उसी को फिर से लागू कर दी जाए तो लोगों को राहत होगी। तो इसको लेकर प्रदेश स्तर पर जो है कांग्रेस की ओर से जो है विरोध किया जा रहा है। और धनबाद में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के अन्य नेता लोग जो है सड़क पे निकले, प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी की और प्रधानमंत्री का पुतला दहन करते हुए अपील करी है प्रधानमंत्री से कि जो हर चीज का दाम बढ़ा है, क्योंकि जो सरसों का तेल जो कहा जाता है कि हर परिवार आमो खास व्यक्ति खाता है, वो आज की तारीख में देश के इतिहास में कभी इतना दाम नहीं था। 150 रुपए प्रति केजी के दर से भी ऊपर चला गया है। तो आमो खास को राहत देने के लिए ये अपील की जा रही है और एक तरह से कहा जाए प्रदर्शन करके चेतावनी दी जा रही है कि जल्द से जल्द कीमतें कम हो, अन्यथा कांग्रेस जो है इसी तरह प्रदर्शन करेगी और जो है सरकार को घेरने का काम करेगी। लेकिन जिस तरह से देखिए अमित, लगातार ये कांग्रेसियों का प्रदर्शन तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आम जनता भी नहीं चाहेगी महंगाई जिस तरह से चरम पर है, तो ऐसे में विपक्ष का प्रदर्शन तो देखिए जायज है। और देखिए विपक्ष का प्रदर्शन तो अपने आप में जायज है ही है, लेकिन जहां तक खाने वाले सामानों की बात है तो ये जो है लोकल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है और यहाँ के किसानों के खेती के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अनुसार उसकी कीमतें तय होती है बाजार में। तो यहाँ पे जो थोक विक्रेता होते हैं वो जो है सामानों के दाम बढ़ा देते हैं, लेकिन जो पेट्रोलियम पदार्थ है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट चल रहा है, जो उसकी खरीद होती है प्रति गैलन, उसके हिसाब से काफी अधिक टैक्सेस लगाए गए हैं भारत सरकार की ओर से, दाम में काफी बढ़ी हुई है। तो उस पे अगर रोक लगती है, उस पे अगर लगाम लगाया जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है कहेंगे
कि अन्य चीजों की जो है कीमतें गिरेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, तेल पेट्रोल डीजल का कॉस्ट बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, उसकी वजह से सामानों की दाम में वृद्धि होती है। तो अगर उसके लगाम लगे तो ऑटोमेटिक कहेंगे कि जो अन्य सामान है उनके दामों में गिरावट होगी और लोगों को राहत होगा। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए। और विश्व हिंदू परिषद ने एक विशाल बाइक रैली और कार्यसेवक सम्मान समारोह का आयोजन किया। यह आयोजन विश्व हिंदू परिषद दीपल विश्वास के द्वारा किया गया, जिसमें श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान से पूर्व निकाला गया और जो कदमा रंकनी मंदिर से निकलकर भगवान राम जी की आरती के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 1932 में अयोध्या गए कारसेवकों को भगवा वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही इस निधि समर्पण में भी बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। जमशेदपुर में इस तरह की तस्वीर। तो पूरा गौरवान्वित हो रहे हैं हम लोग। तो शुरू से ही 90 में भी गए थे, अब 92 में ढांचा टूटा उसमें भी थे। 90 में मुलायम सिंह द्वारा जो कार सेवक लोग के ऊपर जो घटना घटा, तो हजारों कार सेवक को गोली से भून दिया गया, उसमें भी भाग लिए थे। और 92 में जो ढांचा टूटा उसमें भी भाग लिए थे। क्या लगता है जितना बड़ा सपना आप लोगों को पूरा हो रहा है? तो अब मेरा जीवन सार्थक हो गया। के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जो हर शहर हर नगर में धन संग्रह का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि 15 तारीख से धन संग्रह का कार्यक्रम है, जिसमें हर टोली बनाकर हर मंडल हर वाइज किया गया है। उसमें तमाम लोगों के द्वारा हर बस्ती जाकर लोगों से धन संग्रह किया जाएगा और राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों को जागृत किया जाएगा। राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट योजना के तहत धन संग्रह का कार्यक्रम 14 तारीख से शुरुआत होने जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग मोहल्लों में टोली बनाई गई है जो घर घर जाके धन संग्रह करेंगे। और सभी लोग से अपील है कि राम मंदिर बनने में अपना सहयोग। कदमा विष्णुपुर नगर का जो हम लोग राम मंदिर निधि सेवा समिति का तरफ से जो हम लोग 15 तारीख से 28 फरवरी तक जो हम लोग कार्यक्रम कर रहा है जनसंपर्क और धनराशि के लिए, तो राम मंदिर बनाने के लिए, इसमें सब आदमी लोग को हम लोग जागरूक करने और सबको एक साथ माने सहयोगिता करने के लिए आगे आने के लिए यहाँ से हम लोग सबको अनुरोध कर रहे हैं। और हम लोग का यहाँ जो 90 या 92 में जो कर सेवक लोग गया था अयोध्या में, जो हम लोग का साथ अभी है कुछ आदमी लोग का हम लोग सम्मानित करने के लिए ये हम लोग संघ परिवार का सब। बिहार की राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस कंपनी के स्टेशन प्रबंधक रुपेश कुमार सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और पुलिस ने हत्यारे को पकड़ने के लिए जांच की टीम का भी गठन किया। इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने जांच भी शुरू कर दी है, जिसे लेकर पुलिस मामले को अलग अलग बिंदुओं से जांच भी कर रही है। पुलिस ने इस मामले को लेकर आज अपार्टमेंट के गार्ड और उनकी पत्नी से भी पूछताछ की और अपार्टमेंट का गार्ड कल 9 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक वहां पर मौजूद ही नहीं था। इसके मुताबिक वो अपने परिचित के दाह संस्कार में गया था। हालांकि पुलिस हर एक बिंदु पर अब जांच कर रही है। शशांक दुबे ने वहां का जायजा लिया, कैसे वहां के हालात है देखिए आप। रुपेश हत्याकांड में जांच के विभिन्न एंगलों पर जांच शुरू कर दी है। इस वक्त पुलिस जो है पहुंच गई है कुसुम विला अपार्टमेंट में और जो पुलिस है, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए इस वक्त जो पुलिस है यहाँ पर, वो जो उस वक्त मौके पर जो यहाँ पर गार्ड रहते थे जो कल नहीं थे और छुट्टी पर थे, उन गार्ड से पूछताछ की है और उनकी पत्नी जो कल यहाँ मौजूद थी उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है। तो देखिए पुलिस के एक अधिकारी हैं और एक कांस्टेबल है जो पहुँचे हैं और उन्होंने जो गार्ड से पूछताछ शुरू कर दी है। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई है वो सारी उन तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है जो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आते हैं। मोबाइल्स के सारे कॉल डिटेल चेक किए जा रहे हैं। छपरा में कुछ अगर टेंडर की जो एंगल है उस पर भी पुलिस काम कर रही है। साथ साथ इंडिगो और पटना एयरपोर्ट्स में भी अगर कुछ कहीं ना कहीं कोई एंगल है तो पुलिस तमाम बिंदुओं पर जाँच कर रही है इस वक्त। और देखिए ये पुलिस के एक पदाधिकारी हैं जो सिविल में हैं और ये इस वक्त पूरी जो लोकेशन है उसका जायज़ा ले रहे हैं और ख़ास करके जो गार्ड्स यहाँ पर थे उनसे उन्होंने पूछताछ की है। तो पुलिस अब धीरे धीरे जांच के दायरे को बढ़ा रही है और पुलिस ये जानने की कोशिश में है कि आखिर सभी जो अलग अलग जगहें थीं, अलग अलग मामले हो सकते हैं, अलग अलग बिंदु हो सकते हैं, उन तमाम बिंदुओं
की जांच कर रही है। तो हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि जो पुलिस की जांच चल रही है उसमें जो गार्ड है जो कल 2.5 सालों से यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन कल वो 9 बजे छुट्टी पे चला गया था और घटना घटने के बाद 7:30 बजे शाम को वापस आया। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है उसका एक रास्ता, एक एंगल उस पर भी जा रहा है और यही वजह है कि मौजूद जो इस अपार्टमेंट में मौजूद गार्ड से बातचीत की गई है और पूछताछ पुलिस ने की है और संभावना भी बनता है कि पुलिस इनको हिरासत में ले और कहीं ना कहीं इनसे भी पूछताछ की जाए। हालांकि पुलिस ने अभी सिर्फ पूछताछ किया है, इनको हिरासत में नहीं लिया है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं गार्ड से भी अब पूछताछ की जाएगी। पटना से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशि। कैमूर एसपी के निर्देश पर भभुआ और मोहनिया अनुमंडल में अभियान चलाया गया, जहां भभुआ अनुमंडल में कुल 53 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं मोहनिया अनुमंडल में 42 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही शराब, गांजा और हेरोइन भी बरामद किया गया। निरीक्षक महोदय आने के बाद में समकालीन अभियान रखा था और ये सभी वरीय पदाधिकारियों को भी टास्क दिया था कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में घूमें और घूमकर ज़्यादा से ज़्यादा केस में, वारंट में या शराब के केसेज में भी गिरफ्तारी कराएं। इसके देखते हुए मतलब कि रात्रि में हम लोग भी निकले हुए थे और सभी थाना के थाना प्रभारी सहित अपना पदाधिकारी छापेमारी करने निकले थे, जिसके कारण बहुत अच्छा खासा सफलता मिला है और गिरफ्तारी अच्छी हुई है। जिसमें सभी थानावार यदि हम देखें तो मोहनिया थाना में 21 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 24 बोतल शराब भी है और गंजा भी हुआ है, 20 पुरिया मिला हुआ है और 1 पुरिया हीरोइन भी मिला है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।